हेलो एवरीवन, वेलकम वंस अगेन इन माय यूट्यूब चैनल इन एके कैरियर एकेडमी। तो देखिए, अभी हम लोग क्लास 10 के केमिस्ट्री को पढ़ रहे हैं, जिसमें आपको पहला चैप्टर पढ़ाया जा रहा है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण, यानी केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस। और इसमें पिछले वीडियो में हम आपको समझाए थे 3 प्रमुख अभिक्रियाओं के बारे में, जिसमें बताया था उदासीनीकरण अभिक्रिया, अवक्षेपण अभिक्रिया और प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया। और उसके पहले भी बहुत सारी अभिक्रियाओं की चर्चा हम किए हैं। तो अगर आप वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इन सभी अभिक्रियाओं का लिंक हम दे रखे हैं, तो वहां से भी आप देख सकते हैं। और आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं ऊष्माशोषी और ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया के बारे में। तो आइए समझिए क्या होता है ऊष्माशोषी अभिक्रिया यानी इंडोथर्मिक रिएक्शन, और फिर एक्सोथर्मिक रिएक्शन यानी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। ये दोनों क्या होता है हम आपको समझाते हैं। तो देखिए, ऊष्माशोषी अभिक्रिया की बात करेंगे तो यहाँ पे बताया गया है कि वह अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा का अवशोषण होता है, मतलब कुछ ऐसी अभिक्रियाएं होती है जिसमें ऊष्मा का अवशोषण होता है, उसमें ऊष्मा सोख लिया जाता है, अवशोषित किया जाता है। यानी हम आपको बता दें कि कोई भी अभिक्रिया जो होता है, उस अभिक्रिया को करने में बहुत सारे पदार्थ भाग लेते हैं। बहुत सारे पदार्थ भाग लेकर, एक या एक से अधिक पदार्थ भाग लेकर उस रिएक्शन को करते हैं, उस अभिक्रिया को करते हैं। और उस अभिक्रिया को करने में अगर ऊष्मा की भी आवश्यकता पड़े, यानी अभिकारक तो भाई जरूरी है ही, बहुत सारे पदार्थ अभिकारक के रूप में काम करते हैं जो जिसके फलस्वरूप कोई रासायनिक अभिक्रिया संपन्न होती है। तो अभिकारकों के साथ साथ अगर ऊष्मा की भी आवश्यकता पड़ेगा, यानी अभिकारक ऊष्मा को अवशोषित करेंगे, ऑब्जॉर्ब करेंगे, तब ऐसी अभिक्रिया को हम कहेंगे ऊष्माशोषी अभिक्रिया। जैसे मान लीजिए, एग्जाम्पल से आपको समझाते हैं। यहाँ नाइट्रोजन है और नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, ये 2 गैस हैं, और ये दोनों गैसों को आपस में मिला दे और आपस में मिलाकर इसको पर्याप्त मात्रा में हीट प्रदान करें, यानी इसको पर्याप्त मात्रा में ऊष्मा भी प्रदान करें, इसको ऊष्मा हम प्रदान करें, ऊष्मा देंगे, तब क्या होगा, नाइट्रोजन ऑक्साइड का निर्माण होगा। तो यहाँ पे हुआ क्या कि ये नाइट्रोजन और ऑक्सीजन दोनों गैसें आपस में रिएक्शन तब करी जब ये दोनों को ऊष्मा की प्राप्ति हुआ, ये दोनों को ऊष्मा मिल गया तब। तो चूंकि इसमें ऊष्मा की आवश्यकता पड़ती है, ये दोनों पदार्थ ऊष्मा का अवशोषण किए, यानी अभिकारक तो ये दोनों है, लेकिन इन दोनों अभिकारकों को अभिक्रिया करने के लिए ऊष्मा की भी आवश्यकता पड़ा, इसलिए ऐसी अभिक्रिया को ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहेंगे। क्लियर हुआ? एक और एग्जांपल देते हैं। जैसे मान लीजिए कि कैल्शियम कार्बोनेट है, और ये कैल्शियम कार्बोनेट जो है ये विघटित होकर मतलब कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में चेंज हो जाता है। कैल्शियम कार्बोनेट ये विघटित होकर टूटकर 2 पदार्थ बनाता है, कैल्शियम ऑक्साइड, और यहां से कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है मुक्त हो जाता है। तो यहां पे आपको ध्यान देने वाली बात ये है कि आखिर ये कैल्शियम कार्बोनेट कैसे विघटित हो गया। अपने आप तो विघटित हो नहीं जाएगा, तो ये विघटित तब होगा जब इसको गर्म किया जाएगा, इसको अधिक से अधिक हीट दिया जाएगा, इसको ऊष्मा दिया जाएगा, तब जाकर ये विघटित होकर ये 2 नए पदार्थ बनाएगा। तो इसको जब हम अधिक मात्रा में ऊष्मा प्रदान करेंगे तो ये कैल्शियम कार्बोनेट 2 खंडों में टूटकर विघटित होकर कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण कर देगा। तो देखिए, वास्तव में इस अभिक्रिया के लिए यही अभिकारक है, कैल्शियम कार्बोनेट, लेकिन यह अभिकारक अगर अकेले रहते तो कुछ नहीं करता। ये 2 पदार्थों में तभी टूटा जब इसको ऊष्मा दिया गया, यानी इसमें ऊष्मा की आवश्यकता पड़ा अभी इस अभिकारक को, यानी इस अभिक्रिया में भी ऊष्मा का अवशोषण किया गया है, इसलिए इसको हम कहेंगे ऊष्माशोषी अभिक्रिया यानी इंडोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, अब आइए हम आपको बताते हैं ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्या होता है, यानी व्हाट इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन, इसके बारे में भी हम लोग जानेंगे। तो देखिए, यहां पे बताया गया वह अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा का उत्सर्जन होता है, यानी जिसमें ऊष्मा का निर्माण होता है, ऊष्मा की उत्पत्ति होता है, उसको हम बोलेंगे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। यानी वैसी अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया के फलस्वरूप प्रतिफल का तो निर्माण होता ही है। जैसे अभिक्रिया जब कोई भी होता है तो उसके फलस्वरूप कोई ना कोई प्रतिफल बनता है, लेकिन प्रतिफल के साथ साथ ऊष्मा की भी उत्पत्ति होगी, प्रतिफल के साथ साथ ऊष्मा का भी निर्माण होगा। तो फिर वैसी अभिक्रिया को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहेंगे। जैसे मान लीजिए कि जब कोयला यानी कार्बन के रूप में यहाँ पे हम लिखे हैं, जब कार्बन को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाया जाता है, जब कार्बन को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाएंगे ना, तो पता है क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस का निर्माण होगा।
और कोयला को जब हम जलाते हैं तो हम देखते हैं कि पर्याप्त मात्रा में कितना हीट निकलता है, उसमें से कितना ज़्यादा ऊष्मा निकलता है। और जब हमें पर्याप्त हीट की आवश्यकता रहती है, बहुत अधिक ऊष्मा की आवश्यकता होती है, तो उसके लिए हमें कोयला को जलाना भी पड़ता है ताकि उसे हमें हीट मिले। तो जब कोयला को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाते हैं तो केवल कार्बन डाइऑक्साइड ही नहीं बनता है, बल्कि उससे पर्याप्त मात्रा में ऊष्मा की भी उत्पत्ति होती है। तो इसलिए इस अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं, क्योंकि इससे ऊष्मा का निर्माण हो रहा है प्रतिफल के साथ साथ। ठीक है, एक और एग्जांपल आपको समझाते हैं। जैसे मान लीजिए कि ये CH4 है। CH4 वास्तव में मीथेन होता है। ये कौन सा गैस है? ये मीथेन गैस है। और मीथेन जो गैस होता है ना, ये प्राकृतिक गैस, जैसे जो ईंधन के रूप में हम लोग यूज करते हैं LPG वगैरह का, उस गैस का प्रमुख घटक होता है। यानी जो LPG वगैरह होता है वो बहुत सारे पदार्थों का मिश्रण होता है, लेकिन उसमें मुख्य अवयव के रूप में CH4 यानी मीथेन शामिल होता है। तो मीथेन जो है, इसको हम क्या करते हैं? मीथेन गैस है और इसको भी हम ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाते हैं। तो अब इससे क्या होगा कि जब मीथेन ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा, इससे जब रिएक्शन करेगा तो इसके फलस्वरूप होगा क्या कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस का निर्माण होगा और यहाँ जल का भी निर्माण होगा। अब ये और साथ ही साथ चूंकि हम गैस को जला रहे हैं तो उससे क्या होगा? पर्याप्त मात्रा में ऊष्मा भी उत्पन्न होगा, यानी इससे हीट भी क्रिएट होगा। और आपको हम बता दें कि जब बिजली का निर्माण होता है, बिजली का जब निर्माण करना होता है, वो भी हमारे देश में जो संस्था काम करती है NTPC यानी नेशनल थर्मल पावर कारपोरेशन। तो नेशनल थर्मल पावर कारपोरेशन वास्तव में वो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया उसको करना पड़ता है। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया करती है ये नेशनल थर्मल पावर कारपोरेशन बिजली का निर्माण करने के लिए। यानी ये जो थर्मल पावर कारपोरेशन है, ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन करना पड़ता है उसको। क्यों? कैसे होता है? ये NTPC क्या काम करता है? तो कोयला को या प्राकृतिक गैस को या फिर पेट्रोलियम को पहले जलाता है और जलाने के बाद उससे पर्याप्त मात्रा में हीट उत्पन्न होता है, ऊष्मा उत्पन्न होता है। बहुत अधिक मात्रा में जब ऊष्मा बन जाता है तो उसी ऊष्मा ऊर्जा को वह विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है और वही बिजली जो है पूरे भारत में डिस्ट्रीब्यूट करी जाती है। और आपको पता ही होगा कि पूरे भारत में सबसे अधिक बिजली का निर्माण चूंकि कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस के माध्यम से NTPC ही करता है आज के डेट में भी। हालांकि धीरे धीरे इसको कंट्रोल करने की कोशिश किया जा रहा है, क्योंकि कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस जो है अनवीकरणीय संसाधन है, ये कभी ना कभी समाप्त हो जाएगा, इसलिए इसको बचा के रखना भी आवश्यक है। तो जल विद्युत, सौर ऊर्जा वगैरह पे ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है। हालांकि NTPC एक्सोथर्मिक रिएक्शन करता है, यानी कोयला को या प्राकृतिक गैस को या पेट्रोलियम वगैरह को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाकर उससे हीट उत्पन्न करता है, और जब हीट का उत्पत्ति होता है तो उसी से वो बिजली निर्माण का काम किया जाता है। तो ऐसी अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। तो आज के क्लास में हम आपको समझाएं कि क्या होता है ऊष्माशोषी अभिक्रिया और क्या होता है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। तो उम्मीद करते हैं कि ये क्लास आपको अच्छा से समझ में आया होगा। इस वीडियो में हम इतना ही रहने देंगे और अगले वीडियो में इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट क्लास होगा और वो सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन भी है। क्या होता है ऑक्सीकरण और अवकरण अभिक्रिया, यानी ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन अभिक्रिया, जिसको हम रिडॉक्स अभिक्रिया के नाम से भी जानते हैं, और उसका दैनिक जीवन में क्या उपयोग है, इन सारे चीजों को हम अगले वीडियो में समझाएंगे।